आज हम बात करेंगे फॉरेस्ट की। फॉरेस्ट यानी कि जंगल। अगर हम अपनी पृथ्वी को देखें तो बिल्कुल बीचों बीच पृथ्वी के होता है इक्वेटर, यानी कि भूमध्यान रेखा। यहाँ पर सबसे ज्यादा सनलाइट पड़ती है, तो इसके आसपास का जो इलाका है वो सबसे ज्यादा गर्म होता है। पर हमें साथ ही ये भी देखने को मिलता है कि यहाँ सबसे ज्यादा समुद्र भी होता है। इसीलिए ये इलाका इतना ज्यादा गर्म भी नहीं होता है, क्योंकि समुद्र से बहुत इवापोरेशन भी साथ में होती रहती है। ये जो एरिया है जो कि इक्वेटर के ऊपर और नीचे 23.5 डिग्री की लाइन यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में होता है, ये कहलाता है ट्रॉपिकल जोन। अगर हम देखें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके आर्कटिक सर्कल तक का इलाका और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से एंटार्क्टिक सर्कल का इलाका, तो इस इलाके को हम कहते हैं टेम्परेट जोन। और इसके ऊपर जो होता है वो होता है आर्कटिक जोन, जहाँ पे हमें काफी ठंड देखने को मिलती है और बर्फ देखने को मिलती है, क्योंकि वो पोल्स के आसपास का इलाका है। तो जो फॉरेस्ट यानी कि जो जंगल हमें ट्रॉपिकल इलाके में देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और जो जंगल हमें टेम्परेट यानी कि इस नीले वाले इलाके में देखने को मिलते हैं, उन्हें हम कहते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट। अब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में भी हम देख सकते हैं कि या तो उस जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही हो या उस जगह पे कम बारिश हो रही हो। अगर किसी जगह पे बहुत ज्यादा बारिश हो रही है तो हम उसे कहेंगे रेन फॉरेस्ट। किसी जगह पे थोड़ी कम बारिश हो रही है तो वहां के पत्ते एवरग्रीन नहीं होते हैं। वो किसी पर्टिकुलर सीजन यानी कि जब बारिश होती है खाली तभी उनके पत्ते हरे रहते हैं, बाद में झड़ जाते हैं पतझड़ में। ऐसे फॉरेस्ट को हम कहते हैं डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो वो ट्रॉपिकल इलाके में भी हो सकता है बहुत ज्यादा रेन हो रही हो और ट्रॉपिकल इलाके में रेन फॉरेस्ट हो। ऐसा भी हो सकता है कि ट्रॉपिकल इलाके में किसी जगह थोड़ी कम रेन हो रही तो वहां पे हमें डेसिडुअस फॉरेस्ट देखने को मिल जाए, तो उसे हम कह देंगे ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट। इसी तरीके से हमें टेम्परेट रेन फॉरेस्ट और टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसके विषय में हम अभी चर्चा करेंगे। तो हम बात शुरू करते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट से। ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी कि वो जंगल जो ट्रॉपिकल इलाके में हो और जहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती हो। अब क्योंकि यहाँ बहुत ज्यादा बारिश होती है तो यहाँ के जो पत्ते हैं वो सदाबहार रहते हैं। यहाँ पे जो पेड़ हैं उनमें हमेशा पत्ते रहते हैं, वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। एवरग्रीन ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट हमें देखने को मिलते हैं। आमतौर पे इन फॉरेस्ट के जो पेड़ हैं, यहाँ की जो पत्तियां हैं पेड़ों की, वो हमें बहुत मोटी देखने को मिलती हैं, बहुत बड़ी देखने को मिलती हैं, बहुत चौड़ी और फैली हुई वो होती हैं, जिस कारण हम कह रहे हैं कि ब्रॉड लीफ फॉरेस्ट एवरग्रीन हमें देखने को यहाँ मिलते हैं। अब क्योंकि ये ट्रॉपिकल इलाका है यानी कि ये इक्वेटर के आसपास का इलाका है। अब यहाँ इक्वेटर है यानी कि सन की सबसे ज्यादा किरणें यहाँ गिर रही हैं, तो टेम्परेचर यहाँ पे हाई होना ही है। रेन फॉरेस्ट का मतलब है कि यहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती होगी। अब इतनी ज्यादा रेन है, इतना हाई टेम्परेचर है और समुद्र है, तो ह्यूमिडिटी यानी कि अमाउंट ऑफ मॉइस्चर कंटेन्ड इन द एयर, वो भी तो ज्यादा होना लाजमी ही है। और क्योंकि यहाँ इतने ज्यादा पेड़ पौधे हैं, इतनी अच्छी फेवरेबल कंडीशंस हैं, तो हमें यहाँ पे इतने ही सारे एनिमल्स और अलग अलग तरीके के जीव जंतु भी देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि देर इज अ वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना, यानी कि बहुत ही तरीके के प्लांट्स और एनिमल्स देखने को मिलते हैं, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे हमें रिच बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। अब हम बात करते हैं कि एक रेन फॉरेस्ट में डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स क्या होती हैं। जो सबसे ऊपर हमें सबसे ऊंचे पेड़ दिख रहे हैं, उन्हें हम कहेंगे एमर्जेंट लेयर, कि वो इतने सारे जंगल के ऊपर एमर्ज कर रहे हैं, वो इतने ऊंचे हैं, इतने लंबे हैं वो। नेक्स्ट इज कैनोपी लेयर, जो कि एक कैनोपी की तरह पूरे इलाके को ढकी हुई रहती है, अम्ब्रेला की तरह कवर करके रखती है पूरे फॉरेस्ट को। अंडर स्टोरी कवर, जैसे कि इस कैनोपी लेयर के नीचे वाली लेयर, जैसे एक इमारत में अलग अलग स्टोरी होती हैं, वैसे ही ये अंडर स्टोरी लेयर है जो कि कैनोपी लेयर के नीचे हमें देखने को मिलती है। फॉलोड बाय फॉरेस्ट फ्लोर, जो कि फॉरेस्ट में सबसे नीचे का इलाका है। तो एमर्जेंट लेयर टॉप मोस्ट लेयर है, जिसमें हमें बहुत ही ज्यादा टॉल और ब्रॉड लीफ वाले सदाबहार पेड़ देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें कैनोपी लेयर की, तो वहां पे हमें टॉप ब्रांचेस शॉर्टर पेड़ों की देखने को मिलती है और ये एक अम्ब्रेला की तरह पूरे फॉरेस्ट को कवर करके रखता है। फॉलोड बाय अंडर स्टोरी लेयर एंड फॉरेस्ट फ्लोर, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। अंडर स्टोरी लेयर यानी कि थर्ड नंबर वाली ये लेयर ऊपर से। तो जो अंडर स्टोरी लेयर है वहां पर काफी कम सनलाइट आती है। कम सनलाइट क्यों आती है? क्योंकि जो ऊपर की कैनोपी और इमर्जेंट लेयर है वो बिल्कुल कवर करके रखते हैं, तो जो सन रेज है वो इधर नीचे पहुंच नहीं पाती हैं। पेड़ों के पत्तों में से कम ही पेनेट्रेट होकर आ पाती है। अब क्योंकि यहाँ इतनी कम सनलाइट है, तो यहाँ के पेड़ों को अगर जिंदा रहना है तो उन्हें कम सनलाइट में ही बहुत ज्यादा खाना बनाना आना चाहिए। अब
खाना कैसे बनाते हैं पेड़? क्लोरोफिल नाम के पिगमेंट की मदद से, जिस जो कि उनको एसेंशियल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। अब जो क्लोरोफिल पिगमेंट होता है वो ग्रीन कलर के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। तो अब क्योंकि यहाँ इतना ज्यादा हाई क्लोरोफिल है, ताकि जितनी भी सनलाइट रिसीव हो रही है उसको मैक्सिमम यूटिलाइज करवा सकें, ग्रीन कलर भी इसीलिए बहुत ही ज्यादा हो जाता है। और इसीलिए यहाँ पे जो हमें पेड़ देखने को मिलते हैं उनकी जनरली डार्क ग्रीन लीव्स होती है, यानी कि बहुत ही ज्यादा हरी पत्तियां होती हैं। वुडी क्लाइंबर्स, क्लाइंबर्स होते हैं वो पेड़ जो कि एक दूसरे पेड़ पर क्लाइंब करें, यानी कि उस पर चढ़ें। जो ये पेड़ होते हैं ये खुद इतने ज्यादा इनकी स्ट्रॉन्ग स्टेम नहीं होती है कि वो जमीन से सीधे खड़े हो सके। वुडी यानी कि जो इनकी स्टेम है वो हरी नहीं है, बल्कि वो लकड़ी की बनी हुई स्टेम होती है, जैसे कि हम इधर देख सकते हैं। तो ये जो वुडी स्टेम वाले क्लाइंबर्स होते हैं, ये बड़े बड़े पेड़ों की ट्रंक यानी कि बीच का हिस्सा, इस हिस्से पे क्लाइंब करते हैं, और ऐसे पेड़ों को हम कहते हैं लाइनर्स। साथ ही में हमें यहाँ पे एपीफाइट्स भी देखने को मिलते हैं। एपीफाइट्स वो क्रिएचर्स होते हैं या फिर वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं या फिर उस तरीके के प्लांट होते हैं जो कि बहुत ज्यादा वाटर अपने में होल्ड करके रखते हैं और प्लांट की या ट्री की ब्रांच पर लटके होते हैं, और वहीं से अपना सारा वाटर, न्यूट्रिएंट और जो भी इन्हें चाहिए होता है ले लेते हैं। तो एपीफाइट्स वो प्लांट्स हैं, उस तरीके के प्लांट्स हैं जो कि अटैच होते हैं एक ट्री की ट्रंक से या फिर ब्रांचेस से, और वहीं से ये अपना वाटर और न्यूट्रिएंट्स ले रहे होते हैं, जैसे कि ऑर्चिड्स। डोंट कंफ्यूज ऑर्चिड्स विद ऑर्चर्ड। ऑर्चिड्स आर दीज प्लांट्स, दीज ब्यूटिफुल फ्लावर्स जिन्हें हम अपने घर में भी सजावट के लिए रखते हैं। तो वही ऑर्चर्ड्स होते हैं बगीचे। कैसे वाले? जहां से हम फ्रूट्स कलेक्ट करते हैं ना, वो वाले। तो ऑर्चिड्स की अगर हम बात करें तो जो ऑर्चिड्स होते हैं वो स्पेशल तरीके की लीव्स वाले प्लांट्स होते हैं जो कि कैप्चर करते हैं और होल्ड करते हैं बहुत सारा वाटर। अब एक पॉन्ड जो होता है उसमें भी काफी सारा पानी होता है, और जो ऑर्चिड है पेड़ पे लटके हुए, इनमें भी काफी सारा पानी होता है। इनफैक्ट जो बड़े साइज के एपिफाइट्स होते हैं वहां तो हमें देखने को मिलता है कि 4 लीटर तक का पानी वो स्टोर कर लेते हैं अपने में। तो हमें ऐसा देखने को लगता है कि मानो ये मिनी पॉन्ड्स हों जो कि हवा में लटक रहे हैं। That is why these epiphytes are considered as mini ponds suspended up in the air. Because क्योंकि जो कुछ लार्ज एपिफाइट्स होते हैं वो इवन 4 लीटर तक का पानी अपने में स्टोर करके रख सकते हैं। That is why it is the habitat of large variety of birds, insects and animals. और इसीलिए यहाँ पर इतने सारे पेड़ हैं, इतने सारे पौधे हैं, और उतने ही सारे बर्ड्स, इंसेक्ट्स और एनिमल्स भी अट्रैक्ट होते हैं इन ट्रीज, फ्लावर्स और लीव्स। हमने देखा अभी कैनोपी लेयर, अंडरस्टोरी लेयर, फॉरेस्ट फ्लोर एंड इमर्जेंट लेयर। इसी में से हम कैनोपी और फॉरेस्ट फ्लोर की थोड़ा और बात करते हैं। जो कैनोपी लेयर है वहां पे हमें बहुत सारे एनिमल्स जैसे कि बैट्स यानी कि चमगादड़, और बर्ड्स यानी कि पक्षी, और इंसेक्ट देखने को मिलते हैं। और अगर हम मंकी, टोड्स, स्नेक्स और कैमिलियन की बात करें, कैमिलियन होता है गिरगिट जो अपना रंग बदलता रहता है। तो अगर हम इनकी बात करें तो ये एक जगह पे टिक के तो नहीं रहते हैं। जैसे अगर हमने बैट और बर्ड की बात करी तो पेड़ पे बैठे रहेंगे, लेकिन जो स्नेक्स, मंकीज, टोड्स और कैमिलियन होते हैं ये ऊपर नीचे उछलते रहते हैं, कभी पेड़ पे चढ़ते हैं, कभी नीचे उतर जाते हैं। तो हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि ये कैनोपी में रहते हैं या फॉरेस्ट फ्लोर में रहते हैं। ये अप एंड डाउन मूव करते ही रहते हैं, करते ही रहते हैं, जैसा हम जानते ही हैं। अब हम बात करें फॉरेस्ट फ्लोर की, यानी कि सबसे नीचे वाला ये इलाका, तो वहां पर हमें देखने को मिलती है टर्माइट्स। टर्माइट्स होती है दीमक। हमने देखा होगा आमतौर पे जो हमारी लकड़ी की चेयर टेबल वगैरह होती है उनका हम साफ सफाई ना करें और मॉइस्चर वाली जगह में रख दें तो वहां पर लाल रंग की दीमक की लाइनें बनने लग जाती हैं। वही दीमकें, वही टर्माइट्स हमें फॉरेस्ट फ्लोर में देखने को मिलती हैं। उसके अलावा फंगी और मशरूम भी देखने को मिलती है। मशरूम जिसकी हम सब्जी भी बनाकर खाते हैं, जो कि डेड एंड डिकेइंग मैटर पर फीड अपॉन करके ग्रो करता है। यही जो ये रेन फॉरेस्ट है, यहाँ पर हमें काफी वार्म टेम्परेचर देखने को मिलता है क्योंकि ये इक्वेटर के पास है, और यहाँ पे काफी सारा मॉइस्चर भी अवेलेबल है। इसीलिए यहाँ पे डिकम्पोजिशन यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ एन डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म इनटू द न्यूट्रिएंट्स, जिससे कि वो ऑर्गेनिज्म बना है, वो प्रोसेस, डिकम्पोजिशन की प्रोसेस बहुत ही अच्छे ढंग से और बहुत ही जल्दी हो रही होती है।
अब क्योंकि ये ऑर्गेनिजम्स को ब्रेक डाउन करते हैं, तो जिन न्यूट्रिएंट्स से वो ऑर्गेनिज्म बना है, वो न्यूट्रिएंट्स सॉइल में जाकर के मिल जाते हैं। उससे जो माइक्रोजियल रूट्स होती हैं पेड़ों की, वो उन्हें टेल कप कर लेती हैं और इसी से हमारा जो पेड़ है वो फलता फूलता और बड़ा हो। अब हम बात करते हैं अलग अलग तरीके के फ्लावर्स की जो हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। ये रेन फॉरेस्ट है। सबसे ज्यादा सबसे ब्यूटीफुल फ्लावर्स हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बहुत ही बड़े बड़े कलरफुल खुशबूदार और मन लुभावने फ्लावर्स हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। अब क्योंकि यहाँ इतने सारे फ्लावर्स हैं, बर्ड्स हैं, इंसेक्ट्स हैं, बैट्स हैं, तो बहुत ही अच्छे ढंग से यहाँ पे पॉलिनेशन भी नेचुरल तरीके से हो रहा होता है। यहाँ के एक खास फ्लावर की अगर हम बात करें तो वो है रेफ्लिशिया, जो कि हमें यहाँ भी देखने को दिख रहा है। हमें दिख रहा है कि ये फूल कितना बड़ा है। दरअसल ये दुनिया का सबसे बड़ा फूल है। इनफैक्ट इसका वेट 7 kg तक होता है, पर इसमें से रॉटन मीट जैसी बदबू आती है। लेकिन फिर भी ये बहुत सारी फ्लाइज और बीटल्स को अपनी इसी बदबू के कारण अट्रैक्ट करता है। अगर हम साइलेंट वैली की बात करें जो केरला में है, जहां पर काटने की भी बात हो रही थी, जिसकी वजह से सेफ साइलेंट वैली मूवमेंट चलाया गया, फॉलोड बाय सेफ वेस्टर्न घाट मूवमेंट। वो साइलेंट वैली केरला का, इंडिया का इकलौता रेन फॉरेस्ट है। इसलिए हमें उसे बचाना भी चाहिए, क्योंकि रेन फॉरेस्ट को ही लंग्स ऑफ द प्लैनेट भी कहा जाता है। जो दुनिया का सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट है वो है अमेज़न फॉरेस्ट, जो कि ब्राजील देश में है, जिसे लंग्स ऑफ द अर्थ भी कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमें कमर्शियली रेन फॉरेस्ट से क्या क्या चीजें मिलती हैं। हमें टिम्बर यानी कि लकड़ियां मिल जाते हैं, फ्यूल वुड जिससे कि हम खाना बनाते हैं वो मिल जाता है, बहुत सारी ड्रग्स हम रेन फॉरेस्ट की जो लकड़ियां होती हैं और जो प्रोड्यूस होते हैं उससे हम बनाते हैं, रेजन्स और गम्स भी हमें रेन फॉरेस्ट से ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट की। ट्रॉपिकल यानी कि ट्रॉपिकल इलाके में जो इक्वेटर के ऊपर और नीचे होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, और डेसिडियस यानी कि सदाबहार नहीं है। ये सिर्फ ऐसे पेड़ हैं जो रेनी सीजन में, मानसून सीजन में इन पे काफी पत्तियां होंगी और पतझड़ के मौसम में इनकी पत्तियां झड़ जाएंगी, और झड़ने से पहले पीली तो होती ही हैं। तो ये पेड़ पौधे और ये पूरा का पूरा जंगल हमें बहुत ही सुंदर देखने को मिलता है। यहाँ पर भी क्योंकि ये ट्रॉपिकल इलाके में है तो वार्म क्लाइमेट होना तो स्वाभाविक है। साथ ही में रेन जो है वो सिर्फ मानसून के दौरान होती है, तो जो पेड़ हैं उन्हें इतना पर्याप्त पानी नहीं मिलता है कि वे हर मौसम में अपनी हरी भरी पत्तियां मेंटेन कर सकें, और इसीलिए ये ड्राई रहते हैं अदर देन मानसून सीजन वाले समय में। और यहाँ पे हमें तरह तरह के डेसिडुअस पेड़ देखने को मिलते हैं। डेसिडुअस पेड़ वो पेड़ जो पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देते हैं। ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट। स्क्रब हमने देखा होगा कि गर्ल्स अपने फेस पे भी लगाती हैं, राइट? स्क्रब स्क्रबर के बारे में भी हमने सुना होगा। तो स्क्रब होता है खुरदरा सा, राइट? तो ट्रॉपिकल स्क्रब फॉरेस्ट जो है वो हमें ट्रॉपिकल इलाके में देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर थोड़े खुरदरे से पेड़ होते हैं, यानी कि जो पत्तियां होती हैं वो थोड़ी नुकीली चुभीली जैसी सी होती हैं। ये वो इलाका है जहाँ पर ड्राई सीजन डेसिडुअस वाले इलाके से भी ज्यादा ही होता है और काफी ड्राई होता है, तो यहाँ के पेड़ों को काफी कम पानी मिलता है। तो यहाँ श्रब्स और डेसिडुअस ट्रीज छोटे वाले ही उग पाते हैं, जो कि कम पानी में भी अपने आप को सस्टेन कर पाए और लिव कर पाए। अब हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट की। जो टेम्परेट फॉरेस्ट है वो हमें टेम्परेट रीजन में देखने को मिलता है, यानी कि वो ब्लू वाला इलाका जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और आर्कटिक सर्कल और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और एंटार्क्टिक सर्कल के बीच का इलाका था। तो टेम्परेट रीजन में दिखने वाले रेन फॉरेस्ट जहाँ पे बहुत ज्यादा रेन होती है, वहां हमें ये देखने को मिलता है। तो ये हमें टेम्परेट एरियाज में देखने को मिलता है जहाँ पर्याप्त मात्रा में, एडिक्वेट मतलब पर्याप्त मात्रा में रेनफॉल हो रहा हो। यहाँ पे हमें कॉनिफरस ट्रीज देखने को मिलते हैं। कॉनिफरस ट्रीज होते हैं ऐसे कोन की शेप वाले पेड़ जिनकी पत्तियां भी ऐसे नुकीली होती हैं, जैसे कि पाइन, फिर रेडवुड एटसेट्रा। और यहाँ पर हमें एवरग्रीन चौड़ी पत्तियों वाले पेड़ भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ये रहा। टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट, ये हमें टेम्परेट इलाके में देखने को मिलते हैं, और यहाँ डेसिडुअस फॉरेस्ट यानी कि पतझड़ के मौसम में अपनी पत्तियां झाड़ देने वाले पेड़ देखने को मिलते हैं, और ये बहुत ही सुंदर देखने को होते हैं।
ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर टेम्परेचर मॉडरेट हो, क्योंकि वो टेम्परेट जोन में है तो वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा हाई नहीं होता है बल्कि मॉडरेट होता है। और वो डेसिडुअस है, इस यही हमें बता रहे हैं कि वहां पर बारिश भी इतनी ज्यादा नहीं होती है पर ठीक ठाक मात्रा में तो होती है। वहां पे समर्स बहुत ही लंबे होते हैं और जो कोल्ड होता है वो भी काफी होता है पर वो इतना ज्यादा सीवियर नहीं होते हैं। जो विंटर सीजन है वो इतनी ज्यादा ठंड वाली भी नहीं होती कि सब कुछ जम जाए। और वहां पर अबंडेंट रेनफॉल हो रहा होता है पूरे साल के दौरान। यहाँ पे हमें चौड़ी पत्तियों वाले डेसिडुअस ट्रीज काफी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ओक और पॉपुलर, हिकरी एटसेट्रा। अब हम एवरग्रीन कॉनिफरस ट्रीज की बात करते हैं। एवरग्रीन यानी कि सदाबहार, ये हर मौसम में साल के आपको दिख जाएंगे। कॉनिफरस यानी कि ऐसी कोन की शेप वाले पेड़, इन्हें हम बोरियल फॉरेस्ट भी कहते हैं। अगर हम इनकी बात करें तो ये हमें आर्कटिक टुंड्रा रीजन में देखने को मिलते हैं। आर्कटिक मतलब कि वो पोल वाला रीजन जो हमने देखा था ना, वही। तो दे आर फाउंड जस्ट साउथ ऑफ आर्कटिक टुंड्रा, कि जो पोल वाला वो रीजन है वहां पर हमें टुंड्रा वेजिटेशन देखने को मिलती है, जहां पर लाइकन मॉसेस जैसे क्रिएचर्स होते हैं। इतने ज्यादा प्लांट पौधे नहीं होते, पूरा टाइम एक आइस की शीट सॉइल को कवर करके रखती है। तो उस आर्कटिक टुंड्रा रीजन के साउथ में हमें ये एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं। अब ये आर्कटिक रीजन के पास है तो जाहिर सी बात है ना कि जो विंटर्स हैं वो बहुत ही ज्यादा लंबे, ठंड वाले और सूखे होंगे। सनलाइट अवेलेबल तो होती है पर काफी कम घंटों के लिए ही ये अवेलेबल होती है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर सनलाइट पहुंचती है। अगर हम समर्स की बात करें तो समर्स में टेम्परेचर तो ठीक रहता है, सनशाइन भी मिल जाती है, विंटर से तो ज्यादा ही मिल जाती है पर फिर भी वो कम ही मिलती है। और समर भी कम ही महीनों के लिए चलता है और झट से खत्म हो जाता है और फिर से सर्दियां आ जाती हैं। यहाँ पे हमें काफी पेड़ पौधे देखने को मिलते हैं, जैसे कि पाइन, स्प्रूस, फिर, सिडार एटसेट्रा। अब हम बात करते हैं एवरग्रीन कॉनिफरस फॉरेस्ट की, यानी कि वो कॉनिफरस फॉरेस्ट जो एवरग्रीन हो, जो सदाबहार हो, उन्हें भी हम बोरियल फॉरेस्ट कहते हैं। जैसे कि ये है कोन शेप का, हमें दिख रहा है ना, आइसक्रीम की कोन भी ऐसी होती है, बस वो उल्टी होती है ना। तो ये कोन शेप के प्लांट्स होते हैं, इसीलिए हम इनको कॉनिफरस फॉरेस्ट कहते हैं। जब हम कॉनिफरस फॉरेस्ट के ट्रीज की पत्तियों की बात करते हैं तो वो नीडल के आकार में होती है। नीडल मतलब कि सुई के आकार में होती है, ऐसी पतली, पैनी, नुकीली, लंबी इनकी पत्तियां होती हैं। अब क्योंकि ये इतने ठंड वाले इलाके में है, अगर ये नॉर्मल पेड़ों की तरह बहुत सारा वाटर लूज करती रहेंगी तो ये मर जाएंगी ना। इसीलिए जो इनकी पत्तियां होती हैं उन पर एक थिक वैक्सी कोटिंग होती है, जो कि इनको अत्यंत ठंड से और अकाल से बचाती है, और ये पानी कम लूज करती हैं उसी कोटिंग के होने के कारण। यहाँ पे जो हमें सॉइल है वो भी फ्रोजन मिलती है विंटर्स में, पर उसमें भी, फ्रोजन सॉइल में भी हमें देखने को मिलता है कि बहुत सारी स्पीशीज सरवाइव कर जाती हैं। और ये जो इनकी लीव्स है निडल जैसी, जब ये धरती पे गिरती हैं तो ये पूरी सॉइल को एसिडिक बना देती हैं, जिस वजह से कि जो सॉइल का बाकी न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो बहुत ही पुअर हो जाता है और यहाँ पर अन्य तरीके के पेड़ पौधे हमें देखने को नहीं मिलते। यही हमें देखने को भी मिलता है जब अंग्रेज भारत में आए थे तो उन्होंने काफी सारे अपने इलाके वाले पेड़ भी यहाँ उगाना शुरू करा, जैसे कि यूकलिप्टस का पेड़, वो जो व्हाइट तने वाला पेड़ होता है और हमें हर जगह देखने को मिलता है, और विलायती कीकर इत्यादि। वो भी जो सॉइल को एसिडिक बना देते हैं और इस वजह से जो नेचुरल वेजिटेशन है उस इलाके की वो पूरी गायब होना शुरू हो गई है। और जो विलायती कीकर है वो बहुत ही ज्यादा खुद को उगा लेता है जल्दी जल्दी जल्दी। तो इसीलिए हमें पूरे इलाके में अब विलायती कीकर और यूकलिप्टस वाले पेड़ देखने को मिलता है। और जो वहाँ का नेचुरल इन्वेसिव फ्लोरा और फौना था, जो वहाँ के नेचुरल प्लांट्स थे, वो न्यूट्रिएंट की कमी के कारण, शॉर्टेज के कारण, सॉइल के एसिडिक होने के कारण खत्म होते जा रहे हैं और मरते जा रहे हैं और बायोडाइवर्सिटी लूज होती जा रही है। इसीलिए हमें एक जगह के पेड़ दूसरी जगह पे बिना सोचे समझे नहीं लगाने चाहिए। तो जो सॉइल है वो एसिडिक होती जा रही है, जिस वजह से बाकी जो प्लांट्स हैं वो ग्रो नहीं हो पाते हैं। और जो स्पीशीज की डाइवर्सिटी है वो भी हमें थोड़ी कम ही यहाँ देखने को मिलती है, क्योंकि इतनी ठंड में सिर्फ कुछ ही स्पीशी हैं जो खुद को अडेप्ट कर पाती हैं और यहाँ रह पाती हैं। थैंक यू।